हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज के इस वीडियो में मैं एक वो डिवाइन टेस्ट आपसे शेयर करूँगी जो मैंने बहुत बुरी तरह से फेल किया था। इस बारे में मैंने आपसे एक बार पहले भी किसी वीडियो में बोला हुआ है कि एक डिवाइन टेस्ट था जो मैंने एक्चुअली में फेल किया था, और उस टेस्ट के लिए मैंने ही बोला था डिवाइन को। तो वो एक्चुअली में इस मनी ब्लॉक के रिमूवल से रिलेटेड ही था। जैसे कि मेरी एक गलत आदत थी, जब भी जिसने पैसे मांगे मैंने उसे उठाकर दे दिए और कई बार बैंक अकाउंट्स को खाली किया था। तो अब होता क्या है कि जब 2020 में मुझे डिवाइन ने बोला है कि ये कब तक चलेगा, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि मैंने इस पर तो कंट्रोल लगाया। जो मेरे नोन में लोग थे, मतलब अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूँगी या फिर फैमिली की बात करूँगी, तो जो मतलब हमेशा ऐसे मांगते रहते थे पैसे, तो उनको तो मैंने देने बंद कर दिए। लेकिन मुझे शायद डिवाइन ने बोला था कि डिवाइन टेस्ट होगा, और अब करते करते शायद मैंने एक गलती करी है बीच में। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे जिस हिसाब से लोग पैसे मांगते थे ना, तो उस हिसाब से तो उन्होंने नहीं मांगा है, लेकिन वहाँ पर ना एक ट्रिक इन्होंने यूज़ करी है कि ये कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो उसको कर दो, हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे, अभी हो नहीं रहा है ऐसे करके, और फिर वो ना रिटर्न नहीं होता है। तो अगेन ये ट्रिक थी जो मैंने एक्चुअली में फेल किया था। तो वहाँ पर तब मुझे डिवाइन ने बोला था कि तुमने ये अगेन देखो रिपीट कर दिया साइकिल को। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैं इस पे काम कर रही थी, मैंने इस पे ध्यान रखा कि नहीं ठीक है, अभी रिपीट नहीं होने दूंगी मैं। ओके, करते करते क्या होता है 2022 में तो समहाउ कुछ तो हुआ था। तो मैंने बोला डिवाइन को कि नहीं, मैं एक्चुअली में अब रेडी हूँ, आप मेरा टेस्ट ले सकते हो, और मैंने इस ब्लॉक को एक्चुअली में रिमूव कर दिया है। तो जब मैंने ध्यान दिया कि जो मेरे नोन में लोग थे उनको अब पैसे नहीं देने हैं, तो फाइनेंसिस में ग्रोथ मुझे बहुत दिखती है और इमीडिएटली कोविड के बाद से दिखती है। लेकिन जो टेस्ट है ना वो होता है 2022 में मार्च में। तो मैंने खुद ही बोला है डिवाइन को कि नहीं, मैंने एक्चुअली में ये सीख लिया है और ये अब रिपीट नहीं होगा, तो आप मेरा टेस्ट ले सकते हो, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। आज बोला है दूसरे तीसरे दिन क्या होता है कि मेरा अचानक से मन होता है कि मुझे ना नीलकंठ जाना है, जो इसमें आई थिंक माउंटेन्स में पड़ जाता है। तो हरिद्वार ऋषिकेश के उधर पड़ता है, अगर आपको पता हो तो जो नीलकंठ महादेव है। एंड अब क्या होता है, ये बहुत अचानक से हुआ। इससे पहले जब मैं एक बार 9th या 10th में थी, तब मैं स्कूल की तरफ से ये ट्रिप जा रहा था, तब गई थी मैं नीलकंठ महादेव। अब ये दूसरी बार था जब अचानक से मेरा मन होता है कि मुझे यहाँ पर जाना है। तो मेरी ना एक फ्रेंड है जो कि वो यूएस में है, यूएस में रहती है और उसका ऑफिस है, वहाँ पे काम करती है वो। तो फैमिली के साथ में रहती है, लेकिन उसकी जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो यहाँ देहरादून में रहते हैं, और एक बहुत अच्छी फैमिली से आती है वो। तो उसने बोला था मुझे, कभी तुम्हें वहाँ जाना हो तुम चले जाना, उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो मुझे तो जब तू कभी आएगी इंडिया तब मैं मिलूंगी। तो बट देन जैसे मुझे याद आया कि उसने बोला था कि अगर तुम्हें कभी जाना हो ना उधर घूमने पहाड़ों में, तो मुझे बता देना, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। तो अब मेरा उधर आई थिंक नोन में कोई नहीं रहा होगा, तो इमीडिएटली मुझे यही याद आई। तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने बोला कि हाँ हाँ, मेरे नोन में एक मतलब है जो उनके इमीडिएट रिलेटिव में आते हैं, और वो एक्चुअली में ऋषिकेश में ही अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले तो मेरी सिटी में रहते थे, एंड अभी वो वहाँ पर अपना जो काम है उनका वो उसी ऋषिकेश में शिफ्ट कर रहे हैं, उनका जो भी बिजनेस वगैरह होगा। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं बात कर लेती हूँ, तो वो तुम्हें वहाँ पर प्रॉपर दर्शन करा देंगे, वो लोकल है वहाँ के। तो आज मैंने उससे अपनी फ्रेंड को बोला है, और वो इवनिंग टाइम में जब इंडिया का टाइमिंग होता है तो वो अपने घर पर बात करती है उसी रिलेटिव से। एंड तो अब नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए, तो उसने बोला कि ये इनका नाम है और ये इनका नंबर है, आप बात कर लो, ये आपको अच्छे से वहाँ पर घुमा देंगे। ओके जी, बात होती है। एंड देन अब ये लेडी थी, एंड लेडी मतलब 50s में रही होंगी, 50s में मतलब हेल्दी है, 50 मतलब जिसको कहते हैं ना कि चलना फिरना अच्छी खासी हेल्दी बॉडी है। तो अब क्या होता है कि जब मैं इन्होंने बोला कि ये रिसेंट में भी शिफ्ट कर रहे हैं, एंड कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, हम घुमा देंगे आपको। अब इनके ना बैक टू बैक कॉल आने शुरू हो जाते हैं। यही जो लेडी है कि आपका क्या प्लान है और आप कब आ रहे हो, तो मैं होटल वगैरह बुक कर देती हूँ, और जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं वो भी मैं कर देती हूँ। तो मुझे ये था कि अगर इन्होंने होटल बुक किया तो ये हो सकता है कि मुझसे पैसे ना लें, और ये बहुत गलत बात है। मैं ये चीज़ होने नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं होने देती हूँ कि चाहे कहीं पर भी ट्रैवलिंग हो या फिर कुछ भी कहीं पर भी पे करना हो, तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं ही पे करूँ। तो अब क्या होता है कि अब जिस हिसाब से ये लेडी मुझे कॉल कर रही थी ना कि बैक टू बैक, की जैसे कोई बहुत एल्डर नहीं होता कि बड़ा आपका ध्यान रखना, एंड ऑल ऑफ अ सडन सोचो पहली बार बात हो रही है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो मीठा जिसको कहते हैं ना कि वो ये। तो मुझे लगा नहीं यार, ये एजेड लेडी है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि जनरली ऐसा कोई नेचर हो। तो अब क्या होता है कि मैं इनसे बात करती हूँ, मैंने अपनी ट्रेन की टिकट्स वगैरह बुक करी है, एंड फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने तुम्हारा जो होटल है वो बुक कर दिया है, और हम भी सेम होटल में रुक रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो घर हमें देखना है वो हमने शिफ्ट करा नहीं है, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, हमें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है। तो
तो अभी मैं अपनी सिटी से वहाँ पर गई नहीं थी, नेक्स्ट डे की शायद मेरी ट्रेन थी, तो इनका कॉल आता है एंड देन इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी जब तुम रेलवे स्टेशन पर पहुँचोगी। तो ये जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैंने कहा अच्छा अभी मुझे पिक करने भी आएंगे, तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे था कि सिर्फ आप मुझे दर्शन करा देना, दैट्स इट। और कोविड टाइम था तो मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, सिर्फ इसी पर्पज़ से मैं एक वैक्सीन लगवाती हूँ कि ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक ही लगवाई थी मैंने, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि इनका ना कॉल आता है मुझे बीच में कि आई थिंक जब मैं पहुंचने वाली थी ना तो उन्होंने बोला शायद मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मेरी 3-4 करोड़ की डील है और बिजनेस है वो बड़ा अर्जेंट है, तो तुम थोड़ी देर वेट कर लोगी क्या वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लूँगी, या तो आप मुझे बता दो, मैं एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, बस 3 करोड़ की डील है, तो आप थोड़ी देर वेट कर लेना, बस 10-15 मिनट मैं आ जाऊँगी इसमें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट वेट कर सकती हूँ। अब इस लेडी को ना एक्चुअली में मेरी ट्रेन का टाइमिंग पता था कि कितने बजे मैं वहाँ पर पहुँचूंगी, तो अब ये मुझे बैक टू बैक कॉल कर रही थी, पूछ रही थी कहाँ पहुँचे ये वो करके। एंड देन अब क्या होता है कि ये जब मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हूँ ना ऋषिकेश में, तो ये मुझे तुरंत आई थिंक 5 मिनट भी मुझे वेट नहीं करना पड़ता और ये आ जाती है मुझे पिक करने। तो आते ही नहीं फिर वो बोलती है कि मैं ना अपनी 3 करोड़ की डील ना छोड़ कर आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना जो यूएस में बैठी हुई है वो इमीडिएट रिलेटिव है, तो उसको कोई कंप्लेन ना हो जाए, तो मैं इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, धन्यवाद आपने इतना सोचा। अब जिस टाइम से मेरी इस लेडी से बात होनी शुरू हुई थी ना इस कोऑर्डिनेशन के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, तब से कम नहीं तो 8 से 10 रेड फ्लैग मैं नोटिस कर चुकी थी। अभी तक बात ही हो रही थी एंड बट स्टिल मैं खुद को शायद एक्सक्यूज़ दे रही थी कि नहीं ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं कभी भी ना किसी को जज नहीं करती हूँ, हाँ मैं टाइम लेती हूँ कि मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है। अब वो भी चीज़ रह नहीं गई है, वो 10 साल की जर्नी में था, तो बट ये था कि हाँ यहाँ पे रेड फ्लैग्स है, बट मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है। एंड ये काफ़ी एजड है, लेडी है, एंड देन उसके बाद में तो मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जब ये मुझे पिक करने आती है ना, तो ये मुझे पिक करने आती है किससे, ऑटो से, जो नॉर्मल ऑटो रिक्शा नहीं होते। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जिस हिसाब से वो अपने आप को बिजनेस वुमेन बताती है इस हिसाब से तो ये गाड़ी में आनी चाहिए, बट मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है कि मतलब ये अभी शिफ्ट कर रही है ना तो वहाँ पर ना हो इसके पास कुछ में। एंड इसने कुछ बोला कि इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो इसने बोला कि ऋषिकेश में इसके पास में गाड़ी थी। मैंने ठीक है हो सकता है ना। अब जब हम जाते हैं वहाँ पर तो अब मैं होटल पहुंचती हूँ एंड होटल पहुंचने के बाद में क्या होता है, तो सेम डे तो क्या होता है कि मैं वहाँ पर आई थिंक रेस्ट करती हूँ। सेम डे तो हम नहीं जाते कहीं पर भी, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे निकलना था। तो अब जो गाड़ी बुक करी थी ना कि जो हमें वहाँ पर टेंपल तक लेकर जाती है और वहाँ से वापस लेकर आती, तो ये क्या करती है कि कहती है तुम ना कैश पे कर दो, मेरे पास ना थोड़ा कैश पड़ा नहीं हुआ है और कुछ तो इशू चल रहा है एटीएम वगैरह का। तो मैंने चलो ठीक है, हिल एरिया है, हो सकता है यहाँ पे ऐसा इशू हो, और ये बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने ना मैं इसको पैसे पे कर दूँगी, तो अदरवाइज़ ये शायद लेगी नहीं, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। एंड स्पिरिचुअल के लिए मैं जा रही थी, स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना था। एंड देन अब क्या होता है कि वहाँ पर मैंने पे करा, एंड देन करते करते ना अब कई बार इसने ना मुझसे कैश पे करवाया हर जगह पे ऑलमोस्ट। कभी हम खाना खा रहे हैं, कभी कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं ना तुम्हें रिटर्न कर दूँगी, ये तुम पे कर दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मैंने नहीं कोई बात नहीं। एंड देन अब ये इस तरह से मैंने पे करना शुरू करा, एंड यहाँ पर मैं अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर चुकी थी। तो अब क्या होता है, यहाँ पर मैं आई थिंक 3 दिन रुकती हूँ ऋषिकेश में। तो अब ये क्या करती है कि 3 दिन में इसने कम से कम नहीं तो मुझे 30 बार तो ज़रूर सुनाया होगा कि मैंने तुम्हारे लिए ना 3 करोड़ की डील छोड़ी है। तो अभी तक ना मैं यहाँ पर कॉन्फर्मेशन में थी कि ये लेडी ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है इसमें कुछ ना। एंड कोई बात नहीं, मुझे तो क्या ही करना था। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम दर्शन वगैरह कर कर आते हैं, और ये काफ़ी जगह मुझे और भी घुमाने लेकर जाती है जो वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह होते हैं, तो मैंने दर्शन बहुत अच्छे से करे, सब कुछ हो गया, कोई इशू नहीं था। इसके लोकल पुलिस वगैरह में भी काफ़ी जान पहचान थी, तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरे पास आई थिंक 2 वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी कि 2 वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए। तो वहाँ से मैं निकल जाती हूँ, कोई इशू नहीं होता था। तो वो तो मुझे पता था कि दर्शन करे बिना तो मैं वापस नहीं लौटने वाली हूँ, उसमें तो कोई इशू आएगा नहीं। अच्छा, अब जब हम बातें कर रहे थे ना, आई थिंक 3rd डे था, नाइट का टाइमिंग था, हम साथ में बैठे हुए थे, तो ये क्या करती है कि मुझसे ना मेरा बर्थ चार्ट मांगती है, और इसको एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। तो ठीक है, जो भी वो बता रही थी सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट देन रेड फ्लैग्स कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मैंने कहा मुझे करना ही क्या है, अभी तो जाना ही है मुझे यहाँ से। एंड देन अब क्या होता है कि जब मैं वहाँ से जाने लगी ना, तो मैंने इसको बोला है कि मुझे वो जो अमाउंट पे करना था ना उसके लिए, होटल के लिए, अब तक तो मैं स्पेंड काफ़ी कुछ कर ही चुकी थी, बट स्टिल। तो इसने बोला नहीं नहीं रहने दो, ये वो करके जैसे फेक चीज़ होती है ना कि नहीं 1-2 बार रहने दो। तो मैंने कहा नहीं, पे तो करनी है, तो गलत चीज़ है, नहीं तो मुझे खाम का पाप लगेगा ना, स्पिरिचुअल प्लेस पे आई मैं। तो ऐसे करके इसको मैंने बोला, मैंने उसको, जैसे मेरी आदत है जितना अमाउंट होता है ना उससे कहीं एक्स्ट्रा पे कर देती हूँ मैं हर बार।
तो यहाँ तक तो सब ठीक था। अब ये मुझे बोलती कि चलो मैंने तुम्हें तुम्हारी सिटी तक छोड़ कर आती हूँ, मतलब ट्रेन से। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। एंड देन तो फिर ये कहती हाँ ठीक है चलो, इसने मुझे बोला कि नहीं मैं चलूँगी। अच्छा, अब एट जो लास्ट मोमेंट होता है ना, उस पर बोलती कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है, तो बाकी मैं तुम्हें तुम्हारी सिटी में मिलती हूँ। ओके कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि नंबर तो एक्सचेंज से ही, तो उसने मुझे कॉल करके पूछा जब मैं घर पहुँचती हूँ। एंड देन फिर ये अपना आई थिंक नेक्स्ट डे सिटी में वापस आ जाती है जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो अब इसको ये तो पता था कि मैं अकेले रहती हूँ, तो ये नेक्स्ट डे जब सिटी में आती है तो ये मुझे कॉल करती है कि ना हम तुम्हारे घर पर आएंगे। तो अंदर से वाइब थी कि नहीं, घर तो बिल्कुल भी नहीं बुलाना है। मैं घर पे जनरली किसी को नहीं बुलाती हूँ, कभी एक आध बार ज़रूर कोई आया होगा, तो वो भी फैमिली मेम्बर है, और एक आध बार वो फीमेल रही है जो जिसको जॉब की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो नहीं। अब इसकी तो वाइब का पता था मुझे। एंड देन उसके बाद में तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ उसको करके ना मैंने टाला कि नहीं स्पिरिचुअल रीजन है, मैं घर पर किसी को नहीं बुलाती हूँ। तो इसने ना जैसे फोर्सफुली नहीं करते कि नहीं नहीं हमें तो आना है, हम तो आना चाहते हैं ऑल करके। एंड तो शी सेड कि मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो मैंने कहा देखो स्पिरिचुअल रीजन है, वो तो मैं ब्रेक नहीं कर सकती, बट खाने वाली बात है तो मैं घर से कुक करके ले आऊँगी, कहीं मॉल में मिलते हैं वहाँ पर आप खा लेना। तो उसको ये था कि मुझे घर का खाना खाना है, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है। मैंने कोई बात नहीं। अब मैंने इसको ये चीज़ बोली है, इसने बहुत पुश किया कि ये मेरे घर पर आ जाए। तो मुझे ये था कि अगर ये घर पर आ गई ना तो ये मेरे घर पर टिकेगी जाएगी नहीं। तो इसकी जो रियलिटी थी ना, ये मुझे अभी तक समझ में आ चुकी थी। तो जैसे तैसे करके इसको मैंने बोला कि ठीक है फिर मैं मॉल में मिलती हूँ। अब जब मैं खाना बना रही थी, अब तो जो मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे गुस्सा कर रहे थे ना, कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो मेरे हैंडल नहीं होता मुझसे, कि मुझे अलाउड ही नहीं मैं अब खाना बना के किसी को खिला सकूँ, मतलब स्पेशली गलत इंसान को, क्योंकि उसमें भी एनर्जीज होती हैं। डिवाइन चाइल्ड है तो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, और वो एक तरह से ब्लेसिंग ही है। तो ये भी एक करेक्शन था। एंड देन तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे जब मैं खाना बना रही थी। तो कोई बात नहीं, अब तो जाना ही, तब तो बोल चुकी थी मैं, तो मेरे मुंह पे ना अलग ही रिएक्शन बना हुआ था मेरा कि मैं खुश नहीं थी। बट कोई बात नहीं, अब जब मैं वहाँ जाती हूँ तो ये मिलती है, आराम से खाना वाना खाती है। एंड देन शी अगेन ट्राइड के हम घर चलते हैं। तो अब सोच रहे हो कि इसको मैं कई बार मना कर चुकी हूँ, रीज़न बता चुकी हूँ, लेकिन नहीं इसकी समझ के बाहर थी कि नहीं इसको तो आना था। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने इसको मना करा, एंड देन फिर इसको खाना वाना खिलाया, एंड मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ। 2-3 घंटे में मैं वापस आ गई, क्योंकि वो गुस्सा ना शांत नहीं हो रहा था, जो मुझे गुस्सा भी अंदर से आ रहा था, वो भी था स्पिरिट गाइड्स की वजह से एंड एंसेस्टर्स की वजह से। तो इसको समझ में तो आया कि मैं थोड़ा मेरा मूड अपसेट था। तो मैंने कहा नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली में सोई नहीं थी, तो इसलिए मुझे शायद इस तरह से फेस वगैरह बना हुआ है, और कोई बात नहीं है। एंड देन उसके बाद जब मैं घर पर आती हूँ तो ये क्या करती है, नेक्स्ट डे मुझे कॉल करती है, एंड आफ्टरनून का टाइम था। तो इसने कई सारे कॉल करे होंगे, और मैं सो रही थी, मैंने फ़ोन साइलेंट करा हुआ था। एंड जब मैं सोकर उठती हूँ तो इवनिंग टाइम हो रहा था, और आई थिंक 4 बज रहे थे। तो इसने बोला कि वो मुझे ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कि मेरा ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, बिजनेस डील है, उसमें ना कुछ 10,000 रुपये की ना कमी है, तो तुम थोड़ा पे कर दोगे तो मैं तुम्हें ना अभी थोड़ी देर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, 2-3 दिन में ना। वो कुछ पता नहीं कितने लाख का अमाउंट वो पे कर चुकी है, लेकिन उसमें ना 10,000 रुपये कम पड़ रहा है। मैंने कहा ओके। तो अब मैं कॉल पर थी, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेजो, कॉल पे जब उसने बोला है। एंड जैसे ही मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, इतने में डिवाइन बोलते हैं यू फेल द टेस्ट। तो जब अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया ना मैंने, तब डिवाइन बोलते हैं कि तुमने टेस्ट फेल कर दिया। तो मैं तो शॉक हो गई कि मैंने ये क्या करा। और ये जो टेस्ट था ना, ये अब की अपग्रेड होकर आया था, क्योंकि मैं भी तो अपग्रेड हो ही चुकी थी ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो घर के लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, वो भी एज में ही होते थे, काफ़ी बड़े थे, जो मुझसे थे, जो इस तरह से हर बार पैसे मांगते थे। तो कोई बात नहीं, उनका समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या था, ये टेस्ट ना काफ़ी अपग्रेडेड था। एक तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज इसको काफ़ी थी, एंड उसके बाद में और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। रेड फ्लैग्स तो सारे इसके विजिबल थे ही। अब क्या होता है, जब इसको मैंने पैसे भेज दिए तो समझ में तो आया, चलो डिवाइन ने बोला कि टेस्ट मैंने फेल कर दिया। एंड अब ये भी पता था कि ये गलत इंसान को पैसे दे दिए और ये लौटेंगे नहीं। तो उसने यही बोला था कि वो 2 दिन में रिटर्न कर देगी। ओके। एंड देन अब क्या होता है कि करते करते 1 महीना हो जाता है, इसने पैसे रिटर्न नहीं करे हैं। तो अब क्या होता है कि मुझे ये था कि ये जिस हिसाब से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी कि तो इतनी करोड़ की डील करती है, ये है वो करके। एंड देन तो मैंने कहा चलो एक बार बात तो करें, क्या करती है, कैसे क्या बोलती है। एंड देन तो इसमें क्या होगा ना, इसकी मेरी बात नहीं बंद हो जाएगी। अब इतना तो पता था कि पैसे रिटर्न नहीं करेगी, तो मुझे था कि इसी बहाने ना कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। तो 1 महीने के बाद इसको मैंने बोला था एक बार इसको रिटर्न करने के लिए, तो उसने बोला कि नहीं अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो नहीं कर पाएगी, बड़ा ये चल रहा है वो चल रहा है। एंड देन उसको मैंने दोबारा नहीं बोला है, बट देन उसको समझ में आ गया कि मुझे भी समझ में आ चुका है कि ये पैसे गलत जगह गए हैं और रिटर्न नहीं होंगे। तो मैंने उसको कॉल करना बंद कर दिया, एंड देन उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था मैंने। बट देन क्या होता है,
तो ये तो चलो मैंने टेस्ट फेल किया, इसकी वजह से ना मुझे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये गुस्सा था जो 3 महीने तक शांत नहीं होता है, कि मैंने खुद बोला था इस टेस्ट को लेने के लिए डिवाइन को, कि मैं रेडी हूँ इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और मैंने कितनी बुरी तरह से इस टेस्ट को फेल किया है। हाँ ठीक है, अपग्रेड होकर आया था। तो अब अपग्रेड होकर क्या आता है कि अपग्रेड में तो क्या ही था, मुझे तो ये था कि मैं अपनी फ्रेंड की कॉन्टैक्ट से मिली थी, तो वहाँ पर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, एंड मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पूरा करना होता है। तो अब जैसा कि मेरा गुस्सा खुद के ऊपर शांत नहीं हो रहा था, तो डिवाइन समझाते हैं मुझे कि कोई बात नहीं, तुमने जो ये अपग्रेड होकर टेस्ट आया था, यहाँ पे लर्निंग क्या थी कि अभी तक पैटर्न चल रहा था कि जब भी जिसने भी पैसे मांगे ना उसको अभी चाहिए, और मैंने बिना सोचे समझे उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अभी इस लेडी ने भी जब बोला है मुझे, तो वो कॉल पर ही थी, मैंने उसे ऑन द स्पॉट 5 मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। नेट बैंकिंग है तो हो ही जाता है। एंड देन उसके बाद में तो यहाँ पर मुझे यही था कि अब मैं क्या करूँ, कि टेस्ट तो चलो खैर मैंने फेल कर दिया, डिवाइन ने समझाया, मैं 3 महीने बाद समहाउ खुद को काम डाउन कर पाती हूँ कि नहीं अब गुस्सा नहीं करना, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये था कि अब अगर ये सिचुएशन रिपीट होती है तब क्या करना है। तो अगर अब जैसे कि जो पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था, जिसने पैसे मांगे उसे अभी चाहिए एकदम, तो अगर कभी अब सिचुएशन होती है तो मुझे क्या करना है कि मैं टाइम लूँगी, तुरंत किसी को कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, और ना ही पैसे अब ट्रांसफ़र करने हैं। तो अब जैसे कि सिचुएशन ना कई बार रिपीट होने की कोशिश करती है अलग अलग लोगों के थ्रू कि इनको पैसे चाहिए, तो मैंने क्या करा, सीधे नो बोलना सीख लिया। ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्टली तो नहीं बोलोगे नहीं देना है, कोई ना कोई इनको बहाना ही मारना होता है। एंड तो उसके बाद ना फिर ये गलती रिपीट नहीं होती है। ये फाइनल था कि नहीं अब मैं इसको कभी भी गलती रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो 3 महीने लगते थे उस गुस्से को शांत करने में मुझे, कि मेरी तो गलती थी ना, और सोचो मैंने खुद बोला था इस टेस्ट को लेने के लिए, तो इसलिए भी था कि नहीं अब मैं ये गलती किसी भी कंडीशन सिचुएशन में रिपीट नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 2 से 3 बार या और ज़्यादा बारी ये सिचुएशन रिपीट होने की कोशिश करती है अलग अलग लोगों के थ्रू कि इनको पैसे चाहिए अभी चाहिए, तो मैंने सीधे इन्हें नो बोलना सीख लिया, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। तो ये तो था मेरा डिवाइन टेस्ट। लेकिन मैंने जब भी देखा है कि मेरी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन होती है ना, स्पेशली डिवाइन टेस्ट है या फिर कोई और सिचुएशन है, लेसन है, तो वहाँ पर ना सिर्फ एक लेसन नहीं होता, कई बार और सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड थी ना, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी, जो जैसा कि अक्सर मैंने लोगों को देखा ना कि वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, कोई भी गलत काम करेंगे, तो ये उनमें से थी नहीं, जिसको कहते हैं ना कि आप इस इंसान को ब्राइब नहीं कर सकते हो। बहुत ऑनेस्ट जो पर्सन है, और ये भी एज में काफ़ी है। एंड देन उसके बाद में अब क्या होता है कि आई थिंक 2-3 महीने के बाद में ना मेरी इससे रेगुलर बात होती थी। ये यूएस में थी और मैं यूएस शिफ्ट में होती थी। तो अब इससे जब बात होती है ना, तो मैंने इससे एक दिन ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है, मैंने इसको अलर्ट किया कि ना तुझे ऐसा ऐसा सीन हुआ है कि जो लेडी है इसने ऐसे पैसे मांगे तो मैंने इसे दिए, और जो वापस तो नहीं आएंगे लेकिन ये ठीक नहीं है। तो उसको ना मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो वो कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं है कि ये ऐसी लेडी है, एंड एक्चुअल में घर में भी अभी रिसेंट में पता चला था कि ये क्या करती है, फ्रॉड है एक्चुअली में। तो ये ना इनकी दूर की रिश्तेदार थी, तो जिसका काम है कि आते जाते लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करना, फिर उनसे बेनिफिट्स लेना। सोचो ये लेडी है, मतलब 50s में है एंड अनमैरिड है। तो अब क्या होता है कि तो फिर ना वो फ्रेंड बताने लगती है, तो उसको बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने कहाँ तेरे को भेज दिया। मैंने कहा नहीं, तुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, सोचो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कि तुझे ना इस सिचुएशन से अलर्ट रहना है। तू तो यूएस में रह रही है, तो तेरे से ही मांगेगी पैसे। तो कहती है यार हाँ मुझसे मांगे तो थे, लेकिन मैं ना समहाउ ट्रांसफ़र नहीं कर पाई थी, कुछ तो इशू आ रहा था। तो मैंने कहा बी अलर्ट कि तुझे नहीं करने हैं। तो फिर उसने ना अपने घर पे कॉल करा होगा, तो बताती है कि इसकी मम्मी ने इसको ना काफ़ी डांटा होगा कि वहाँ पर जाकर ना रहने लगती है कि 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने जाना ही नहीं है वापस वहाँ से। तो इसके पास ना तो पैसे थे, ना ही घर था, और ना ही कोई ढंग का बिजनेस, वो सिर्फ हवाबाजी नहीं होती। तो मैंने कहा तो ये सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर चलो मेरा तो लेसन था। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, जो अगेन बहुत ऑनेस्ट है और लॉयल है, तो जिस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, वो लेडी है। एंड देन तो उसको भी समझ में आता है कि, तो उसने फिर काफ़ी थैंक यू बोला कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए भी लेसन है कि मैं भी समझूंगी कोई एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में इतना हाई है, जिसके पास इतनी नॉलेज है और बड़ा अपनापन है, तो वो इंसान इस तरह का फ्रॉड है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि नहीं मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि तू ट्रांसफ़र कर देगी। मैंने इसलिए नहीं बताया, बट यू बी अलर्ट कि यूएस में रह रही ना, तो मुझसे चलो 10,000 ही मांगे थे, तो उससे तो लैक्स में मांगेगी। तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। वो भी क्या करती है, वहाँ से ना उसको कनेक्शन को ख़त्म करती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने शायद काफ़ी इसको सुनाया होगा कि ये लोग आकर यहाँ पर टिक जाते नहीं यहाँ से ना 6-6 महीने। तो और मुझसे तो कनेक्शन मैंने ख़त्म कर ही दिया था, पता ही था कि पैसे वापस नहीं आने, तो वैसे भी उसके पास ऑप्शन नहीं है मुझसे बात करने का। एंड देन अब क्या होता है कि तो यहाँ पर ना फिर ये वाला टेस्ट मैंने एक्चुअली में फिर कभी रिपीट नहीं होने दिया, मैंने इस पर कंट्रोल लगाया है। तो अब ये बहुत लंबे टाइम से मेरी लाइफ में पैटर्न था, जो गलती थी, और बहुत सारे नुकसान मेरी इस वजह से हुए थे।
तो फिर मैं ना बाद में सोच रही थी कि आखिर मैंने इस गलती को करा क्यों हुई है, ये जो गलती रिपीट हुई है किस वजह से हुई है। तो अब जैसे कि मुझ पर ना कभी भी ये चीज़ें भारी नहीं पड़ती हैं, किसी का जो रिलेशनशिप टाइटल है या किसी की एज है, जेंडर है, ये सब चीज़ें कभी भारी नहीं पड़ती हैं। जैसे कि अक्सर मैंने लोगों को देखा ना कि कोई आपसे एज में बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे से नहीं होती है, मेरी डिक्शनरी का पार्ट नहीं है। तो इसका तो लेडी का शुरू से, जब से इससे बात होनी शुरू हुई तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स विजिबल थे। एंड देन अब क्या होता है कि तो मैं वही सोची थी, तो मेरी ना गलती सिर्फ इतनी सी थी कि अगर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया होता ना इसको पैसे ट्रांसफ़र करने में, तो शायद मैं इस गलती को रिपीट नहीं करती। बट इसने कॉल करा और मैंने ऑन द स्पॉट अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। बस इतनी सी गलती थी। तो मैंने कहा नहीं, इसका स्पिरिचुअल होना मुझ पे बिल्कुल भारी नहीं पड़ता है, इसकी एज भारी नहीं पड़ती, जैसा कि दूसरे लोगों पे रहता है कि आपसे कोई बड़ा है, कोई नॉलेजेबल है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है, तो आप उसके सामने सर झुकाओ। मैंने कभी नहीं करा है। अगर आप गलत हैं तो ये तो मुझसे कभी भी एक्सपेक्टेशन लगाना ही मत। और ऐसी ही सिचुएशन मैंने लाइफ में बहुत बार फेस करी हैं। चाइल्डहुड से मैं देखती थी ना, कई बार ऐसा फैमिली में होता था कि लोग जो साधु के वेश में घर में आते हैं, तो हाँ ठीक है आप आए, नमस्ते कर ली मैंने, बट उनके आने से मेरी एनर्जी डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि वो सेल्फिशनेस है तो वो हो ही जाता है। एंड देन तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मेरी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि मैंने इसको ऑन द स्पॉट कर दिया ट्रांसफ़र, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फॉर्चुनेटली उसके बाद से फिर मैंने कभी इस गलती को रिपीट नहीं करा है। तो जैसा कि जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और जो वो 10 साल की जर्नी पर मैं गई थी, वहाँ पर बहुत सारे करेक्शंस मुझे करने थे। जितने भी लोग मेरी लाइफ में असाइन हुए थे उस 10 साल की जर्नी में, उन सबको बाहर करना था अपनी लाइफ से, कनेक्शन ख़त्म करना था। और जो गलतियाँ थी, जैसा कि ये मनी वाला जो पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर था। मुझे गिफ्ट्स देने की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी जो मुझे सुधारनी थी। तो उस पर भी मैं कंट्रोल लगाती हूँ। तो ऐसे ना बहुत सारी आदतें थी मेरी, जिससे मेरे ना फाइनेंसिस के लॉस बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर मैंने क्या करा है कि इन सारे एक के बाद एक करके आदतों पे कंट्रोल लगाना शुरू करा है। और मेरे ना डिवाइन टेस्ट जो शुरू हो जाते हैं एकदम अवेकनिंग के बाद से, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट थे और ये जाकर एक्चुअली में ख़त्म होते हैं 2024 में जून में। तो जब 2020 से मेरे टेस्ट शुरू होते हैं, डिवाइन टेस्ट, एंड बैक टू बैक टेस्ट हो रहे थे मेरे, सोल मिशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट मेरे हो रहे थे, क्योंकि अब सारी ही तैयारी होनी थी, सारे हर तरह की हीलिंग, क्लेंजिंग, एक्टिवेशन होना था। और उसके बाद में तो जिसको कहते हैं ना कंप्लीट मास्टरी, तो उसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं है डिवाइन ने, कि हर चीज़ मुझसे करवा दी है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि अब 2023 तक आते आते ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कि आई वाज लाइक कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इन डिवाइन टेस्ट से। मैं खुद से बात कर रही थी, तो बट मुझे ये था कि मैं हर बार सिर्फ अपग्रेड कर रही हूँ, लेवल अप कर रही हूँ इन टेस्ट की वजह से। तो मैं क्या सोच के बोलूँ डिवाइन को कि नहीं आप टेस्ट मत लो। तो ये जो डिवाइन टेस्ट है ये मैंने इसलिए शेयर करा है कि आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो। अब जैसा कि अभी मनी ब्लॉक्स की बात हो रही है, तो अगर किसी इंसान में ऐसी आदत है तो आप उनको रिकॉग्नाइज करो, और डिवाइन टेस्ट तो होगा ही होगा। क्योंकि अभी चलो बता दिया है मैंने कि टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप आज इसको रिपीट कर रहे हो और फ्यूचर में आपको अपग्रेड ही होना है, तो वहाँ जाकर ये गलतियाँ आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए भी सारे टेस्ट मेरे लिए ज़रूरी थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी अगर आप पैटर्न रिकग्नाइज करते हो और उसके बाद में जब आप उस पर स्टॉप लगाना शुरू करोगे, तो रिपीट होने की वो कोशिश करेगा, एंड देन उसको रिपीट नहीं होने देना है। और जब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे ना कि अब आप ये सिचुएशन रिपीट होने की कोशिश कर रही है और आप इसको रिपीट होने नहीं दे रहे हो, तो जिस वक्त आपको लगेगा ना कि आपने सीख लिया है, तो समझ लेना कि उसी के बाद आपका तुरंत टेस्ट ज़रूर होगा। और जैसा कि ये टेस्ट मेरा जो था बड़ा ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, कि अचानक से मेरा मन करता है कि मुझे ऋषिकेश जाना है, महादेव का टेम्पल है जो कि नीलकंठ महादेव है, तो 2 दिन के अंदर मेरे ट्रिप का प्लान बनता है। तो ये ना बहुत होता है, ये 3 साल में मैंने कई बार रिकग्नाइज़ किया है। ऑल ऑफ अ सडन मेरा ट्रिप का प्लान बनता था, ऑल ऑफ अ सडन अभी देखो नई पर्सन थी जिससे मेरा इंटरेक्शन होता है। सो जब आप असेंशन की जर्नी पर होते हो, इनर वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा, नए नए लोग मिलेंगे जिनको आप कभी पहले नहीं मिले हो, अचानक से कांटेक्ट बना है। लेकिन हाँ ये भी होगा कि उनका जैसे कि आना तय है, क्योंकि वो लेसन है, वो आपको सिखाने के लिए है कुछ ना कुछ, तो इसी वजह से उसका जाना भी तय है। अब एक मुझे याद है, एक DF है, रियल DF है, तो वो कॉमेंट कर रही थी कि उनकी लाइफ में लोग आते हैं टिकते नहीं हैं। इट वॉज नॉट अबाउट जस्ट मैस्कुलिन, तो जो फीमेल फ्रेंड थे वो भी। तो अब मैं कैसे समझाती ना कि ऐसा होता है। उसने बोला कि उसने बहुत सारा इनर वर्क करा है एंड ऑल। खैर उसकी तो प्रॉब्लम तो ये है कि वो बंदी कार्मिक ट्विन फ्लेम पे स्टक है, उसका स्टेटस चेक करती रहती है एंड शी सेज कि उसने इनर वर्क करा हुआ है। तो इस तरह का इनर वर्क तो किसी काम का नहीं होगा आपके, अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रह कर उसका स्टेटस चेक कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो एंड देन आपको लगता है कि आप किसी तरह का इनर वर्क कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, वो आपके किसी भी काम का नहीं है।
तो उसका ये था, तो मैं ये बता रही हूँ कि जब तक आप फुली असेंड नहीं हो जाते हो तब तक आपकी लाइफ में नए नए लोग आएंगे और जाएंगे। सिर्फ लेसन ही होता है और उस लेसन को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। अब जो मनी से रिलेटेड डिवाइन टेस्ट है वो 3 टाइप का होता है और 3 लेवल का होता है। तो अब ये तो आई थिंक फाइनल लेवल का मैं ऑलरेडी गो थ्रू कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक तो ये जो रिपीट हुआ था, और इससे पहले 2014 में मेरा बैक टू बैक टेस्ट हो रहे थे। तो 2014 में तो मैं अवेकन नहीं थी, बट देन उस टाइम पे डिवाइन टेस्ट मेरे हो रहे थे। तो वो मैं जब टाइम आएगा तब शेयर करूँगी कि वो टेस्ट किस तरह से होते हैं। तो जो डिवाइन टेस्ट है मनी से रिलेटेड, वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 लेवल के होते हैं। और जो भी अच्छा सच्चा इंसान है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विन फ्लेम। अगर कोई भी इंसान सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है तो उस इंसान के ये 3 तरह के टेस्ट फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड होते ही होते हैं। सो 2014 में जब लेवल 1 का टेस्ट होता है, मेरा डिवाइन टेस्ट होता है, तो वो बैक टू बैक इस तरह से रिपीट हो रहा था, बट मैंने वहाँ पर एक भी टेस्ट फेल नहीं किया था, क्योंकि उसको फेल करने का तो चांस ही नहीं था। और वो खैर मैं कभी फिर अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी, वो अगेन डिटेल्ड वीडियो है। तो जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो शेयर किया था मनी ब्लॉक्स पर, और ये आज का वीडियो, इससे आपको आई एम श्योर कि समझ में आया होगा कि किस तरह का पैटर्न मेरी लाइफ में था मनी ब्लॉक से रिलेटेड, और ये बहुत बड़ा मनी ब्लॉक था। तो आप अपनी लाइफ के मनी ब्लॉक्स के पैटर्न्स को रिकग्नाइज करो एंड उस पर काम करना शुरू करो। और जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो तो वो पैटर्न्स अगेन रिपीट होने की कोशिश करते हैं, और अब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम में कंट्रोल लगा पाते हो। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।